हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी में मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। पीटी स्पेशल की 26वीं क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया था भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। इस क्लास में हम उससे आगे शुरू करेंगे। उसमें हमने कारण को समझ लिया था और रुडयार्ड किपलिंग के उस सिद्धांत को भी समझ लिया था जिसमें वो कह रहा था कि जो पूरी दुनिया है उसको सुधारने का जिम्मेदारी किसका है? इन गोरे लोगों का है। ठीक है, तो उसके विरोध में किस प्रकार भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने जो है मोर्चा खोला, ये सारी चीजें हमने पढ़ा और समझ ली थी। ठीक है, इस क्लास में हम उससे आगे बढ़ेंगे और प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। ठीक है, हेडिंग पहले आप लिख लीजिए, भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, तो इसमें हम अब प्रवृत्तियों पर बात करेंगे, टेंडेंसी पर बात करेंगे कि किस प्रकार की टेंडेंसी थी इसको लेकर के। ठीक है, प्रवृत्तियां। तो इसमें जो पहली प्रवृत्ति है इसको तीन भागों में बांटा गया है। इन प्रवृत्तियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक है पाश्चात्यकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, पाश्चात्यकरण की प्रवृत्ति और उसके समर्थकों का राय जो है। अब जो ये सामाजिक सुधार आंदोलन था इसमें बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के नेता थे, तो उनके काम करने के तरीके और समाज में बदलाव लाने के तरीके पर भी जो है मतभेद थे, अलग अलग मत थे। उसमें अच्छा क्या था, बुरा क्या था, उसको हम सीमाएं में समझेंगे। लेकिन जितने भी नेता थे उनके अपने अलग अलग मुख्तलिफ राय थे, अलग अलग उनके संगठन थे, काम करने का तरीका भी उनका अलग अलग था। तो उसको जो है एक सामान्य वर्गीकरण में तीन भागों में बांट लिया जाता है। एक है पश्चिमी सभ्यता के समर्थक या पाश्चात्यकरण के समर्थक, जो दूसरा है वो है पुनरुत्थानवादी। ठीक है, और जो तीसरा है यथास्थितिवादी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद में एक एक की हम व्याख्या करते हैं। तो पहला है आपका पाश्चात्यकरण के समर्थक। दूसरा है पुनरुत्थानवादी। तो तीसरा है यथास्थितिवादी। देखिए, केवल अगर फैक्ट जान करके आपका काम हो जाता तो मैं ये सारी चीजें आपको नहीं समझा रहा होता। लेकिन यूपीएससी जिस तरीके से अपने आप में बदलाव कर रही है उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैं सीधे सीधे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान विवेकानंद को पढ़ा दूं कि उनके काम क्या थे, तो उससे हो सकता है कि आपका कोई सी या डी ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपका यूपीएससी का भी क्लियर होगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का चाहे प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, इन सारे पेपर में कहीं ना कहीं जितने भी सवाल आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं। तो आपको उसी तरीके से तैयारी भी करना पड़ेगा। अभी 2-4 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया और हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत खराब आया है। ठीक है, हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत खराब आया है। हालांकि उसमें खराब कहने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं कि ये सुनने के बाद में हिंदी माध्यम वाले जो है डिमोरलाइज हो जाए कि हम तैयारी नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिनको समझेंगे। किसी दिन मैं एक अलग से उस पर एक क्लास लूँगा और बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत खराब आया है। ठीक है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिजल्ट को खराब कर दे रही हैं, क्योंकि 2-3 साल से धीरे धीरे जो डाउन
हुआ है, ठीक है, तो उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अपने मोर्चे पर और ज्यादा मुस्तैदी से लड़ने की जरूरत है। तो इसलिए आपको अपनी समझ को और बेहतर और विकसित करना है, ताकि यूपीएससी के हर सवाल को और बेहतर ढंग से आप कर पाए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला आपका है, जो हम प्रवृत्तियों को देख रहे थे, पाश्चातीकरण के समर्थन। तो राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा, या उनके जो सहयोगी थे देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ये लोग क्या थे, ये पाश्चातीकरण यानी कि पश्चिमी सभ्यता से जो अच्छी चीजें थी उनको भारत में इंप्लीमेंट करने के समर्थक थे। अब पश्चिमी सभ्यता एक गाली बन करके जो है उस वक्त से शुरू हुई और आज भी जो है वो चल रही है। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं या सोशल लोग हैं जो पाश्चातीकरण है यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसको गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अंग्रेज आए और अपनी संस्कृति को लेकर के आए और हमारे ऊपर उसको थोपा और हम उसको सही मान करके आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो उनका अपना एक तर्क है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पाश्चात्य सभ्यता है वो कूड़े में फेंक देने के लायक है, किसी काम की नहीं है। उसमें भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, जैसे कि बंधुत्व की बात, मानवता की बात, तर्क की बात, विज्ञानवाद की बात। ये सारी बातें हालांकि भारतीय संस्कृति में पहले से विद्यमान थी, लेकिन वो लगातार नीचे जा रही थी, गर्त में जा रही थी और उसको भारतीय संदर्भ में बाहर लाने का कोशिश नहीं किया गया था। तो जब वो यूरोप में एक प्रबोधन के रूप में बाहर आई तो उसका कॉपी करना कोई बहुत गलत बात नहीं था। तो जो उस वक्त के बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस बात को महसूस किया कि जो पाश्चात्य सभ्यता की चीजें हैं उनको भारत में इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। और उन्हीं का विचार है कि आज आप मौलिक अधिकार की बात करते हैं, आप मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, आप संविधानवाद की बात करते हैं, कानून के शासन की बात करते हैं। ये सब क्या है, ये उसी सभ्यता से छन छन कर की चीजें यहाँ पर आई। तो जो पाश्चातीकरण सभ्यता के समर्थक थे वो अंग्रेजों के सामने उन मुद्दों को रख रहे थे कि आप यूरोप में बैठ करके जो है कॉफी का चुस्की लेते हुए वहां पर आप विज्ञानवाद की, तर्कवाद की और समानता की, बंधुत्व की, अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब आप भारत में आते हैं तो आप शोषण करते हैं। तो जब अंग्रेजों को इस प्रकार से मोर्चा भारत में मिला कि वो जो काम यूरोप में कर रहे थे भारत में उसी के खिलाफ काम कर रहे थे, तो जब अंग्रेजों के सामने उन बातों को, उन तथ्यों को रखा गया, तब वो पीछे हटना उन्होंने शुरू किया और उनको लगा कि अब सामने से मोर्चा आ रहा है। तो ऐसे थे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। ये लोग जो है इस बात को मानते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता की चीजें, अच्छी चीजें हैं, उनको भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो दूसरे हैं पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थान का मतलब पुनः उत्थान, यानी कि किसी चीज का फिर से उत्थान कर देना। तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले मुगल थे, अफगान थे, बहुत सारे राजा आए जो भारत पर शासन कर रहे थे। लेकिन उससे बहुत वर्ष पहले एक वैदिक समाज हुआ करता था, उसके बाद में बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, भगवत धर्म आया गुप्ता पीरियड में। तो सारी चीजें आपने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में पढ़ रखा है। तो अब जब अंग्रेज अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, ईसाइयत का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो कुछ नेताओं को, कुछ बुद्धिजीवियों को लगा कि जो हमारा पुराना कल्चर है वो बहुत ही स्वर्णिम था, अच्छा था, हमको उसको फिर से जीवित करना चाहिए। तो इस क्रम में कौन कौन लग गए? आपके आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी लग गए, रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद लग गए। उन्होंने हिंदू दर्शन को या सनातन दर्शन को फिर से पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसकी अच्छाइयों को बाहर लाना क्या किया, शुरू किया। जो तीसरी प्रवृत्ति है यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादियों का ये मत था कि जो पुरानी चीजें हैं वो पुरानी रहने दो, लेकिन जो नए बदलाव हो रहे हैं यानी कि हमारी संस्कृतियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजों ने किया क्या, सती प्रथा को समाप्त किया,
राजा राम मोहन राय के जो है अथक प्रयास के बाद में बाल विवाह पर रोक लगाया, बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाया। ये सारे बदलाव जब हुए तो उस वक्त समाज के बहुत सारे ऐसे लोग जो इस बात को मानते थे कि हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप हो रहा है, वो इसका विरोध कर रहे थे, वो यथास्थितिवादी थे। ठीक है, यथास्थितिवादी थे। तो ये 3 प्रकार की प्रवृत्तियां थी जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में कार्य कर रही थी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके स्वरूप, परिणाम और कमियों की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम उसी क्रम में क्लास को आगे जारी रखेंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।